नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे हो रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजट की, रेवेन्यू बजट की और कैपिटल बजट की। कल के लेक्चर में आपने देखा, इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने बजट का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि बजट बेसिकली गवर्नमेंट के आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का स्टेटमेंट होता है। मतलब बजट एक अनुमान है जो गवर्नमेंट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लगाती है। गवर्नमेंट की प्राप्तियां क्या क्या होगी, गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने यह भी क्लियर किया था कि बेसिकली जो बजट है वो क्रमागत तीन फाइनेंशियल ईयर के डेटा उसमें अवेलेबल होते हैं, रनिंग फाइनेंशियल के, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के। तो जो बजट होता है मुख्यतः वो आने वाले वित्तीय वर्ष का गवर्नमेंट के अनुमानित एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि गवर्नमेंट इसे एक संवैधानिक बाध्यताओं के तहत आर्टिकल 112 के तहत भारत के संसद में संविधान प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रत्येक दिन फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भारत सरकार किस तरीके से बजट को रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आप सीख सकें और यूपीएससी की आसानी को आप बिल्कुल आसान बना सकें, इकोनॉमिक जो हुआ है उसे आप उतार सकें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि इस आर्टिकल 112 के भाग 2 में ये क्लियर किया गया है कि गवर्नमेंट जो है राजस्व व्यय में और अन्य तरह के व्ययों में अंतर स्थापित करे। इसी संवैधानिक बाध्यता के तहत भारत कि संवैधानिक इन मान्यताओं के तहत भारत में बजट सरकार 2 भागों में प्रस्तुत करती है। कुल मिला जुला के देखिए, ये बजट है जिसको मैंने कहा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये 2 भागों में संसद में रखा जाता है। पहले को हम रेवेन्यू बजट कहते हैं और दूसरे को हम कैपिटल बजट कहते हैं। रेवेन्यू बजट का मतलब है राजस्व बजट, कैपिटल बजट का मतलब है पूंजी बजट या फिर पूंजीगत बजट। तो बजट का जो क्लासिफिकेशन हुआ यहां देखिए, रेवेन्यू बजट में और कैपिटल बजट में, राजस्व बजट में और पूंजी बजट में। देखिए, मैंने आपसे कल वाले लेक्चर में स्पष्ट किया था कि जब हम बजट की बात करते हैं, जब भी किसी शब्द में बजट जुड़ जाए तो बजट कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। बजट में अगर खर्चे हैं तो रेवेन्यू की बात जरूर की जाएगी। इसका मतलब बजट सिर्फ खर्चों का ब्यौरा नहीं है, गवर्नमेंट के प्राप्तियों का और गवर्नमेंट के व्ययों का ब्यौरा है। तो अगर राजस्व बजट शब्द है, रेवेन्यू बजट शब्द है, तो इसका मतलब है कि अपने आप 2 भाग में विभक्त हो जाएगा। रेवेन्यू बजट क्लासिफाइड इन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो राजस्व बजट है वो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों में बटा हुआ होगा। तो कुल मिला जुला के मैंने आपको बताया कि बजट 2 भाग में संसद में प्रस्तुत होगा, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और ये जो रेवेन्यू बजट, ये भी 2 भाग होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह देखिए, यहां पे कैपिटल बजट है और जब बजट शब्द पूंजी में जुट गया है तो यहां भी इसका क्लासिफिकेशन 2 भाग में होगा। एक को हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां, और दूसरे को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो इसका मतलब जो पूंजी बजट है उसके भी 2 भाग हैं, एक पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में और दूसरा पूंजीगत व्ययों के रूप में। तो यहां पे दोस्तों देखिए, हमारा जो बजट है रेवेन्यू और कैपिटल बजट में बटा हुआ है। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बटा हुआ है। तो जब भी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपके सामने बजट शब्द आए तो सबसे पहले अपने माइंड में आपकी घूम जाना चाहिए कि बजट डिवाइडेड इन 2 पार्ट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट आल्सो क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल बजट आल्सो क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मोटा ये जो बजट का खाका है आपके माइंड में आना चाहिए बजट के संदर्भ में। अब देखिए, मैं यहां पे बजट के ABCD की बात करने वाला हूं। A फॉर रेवेन्यू रिसीट्स, B फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, C फॉर कैपिटल रिसीट और D फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना भगवान ने आपको क्षमता दिया है पूरे क्षमताओं का प्रयोग करिए। आपको नो डाउट पूरी तरीके से ये सारी चीजें आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा। दोस्तों, मैं बजट की ABCD की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि अधिकांश बुक्स में देखता हूं फिस्कल डेफिसिट सही नहीं दिया हुआ है,
आपको नहीं समझ में आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट इतने अच्छी अच्छी किताबों में गलत लिखा हुआ है। इसलिए गलत लिखा हुआ है क्योंकि जो लिखने वाले हैं उनको बजट का एबीसीडी ठीक से क्लियर नहीं है। इसी तरह जब हमको समझ में नहीं आता है सारे बजटरी कॉन्सेप्ट, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट आता है क्योंकि हम बजट के एबीसीडी को हम नहीं सीखते। अगर बजट के एबीसीडी को क्रिस्टल क्लियर हम करें तो फिर आप मास्टर बन जाएंगे इस सेक्शन के, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहां पे ए फॉर एप्पल नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है, यहां पे ए फॉर है रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियां, बी फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, सी फॉर कैपिटल रिसीट्स पूंजी प्राप्तियां और डी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। तो बजट का जो एबीसीडी है अगर हमारा क्लियर हो गया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बजट के एबीसीडी के माध्यम से हम बिल्कुल सीख पाएंगे कि किस तरह की चीजें आने वाली हैं और इस बजट के आगे क्या होगा। तो कुल मिला जुला के यहां पे हमको रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर पढ़ना है। देखिए बजट में दो तरह के व्यय की बात की गई है, एक है पूंजीगत व्यय और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। इसका मतलब पूरे बजट में अगर आप देखिएगा तो जो कुल खर्चे हैं सरकार के वो दो हो गए। देखिए मैं आपको बताऊं, बजट के अतिरिक्त कोई भी खर्च नहीं है गवर्नमेंट की और बजट के अतिरिक्त कोई भी प्राप्तियां नहीं है गवर्नमेंट की। इसके अतिरिक्त ना तो कोई खर्च है ना तो प्राप्तियां, लेकिन जो कुल सरकार के खर्च है वो दो भागों में बटे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम एक साथ ले लें तो इसी को हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च। खूब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम दोनों को एक साथ मिला दें तो इसी को हम कहते हैं कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय। जब शब्द आप कभी भी पढ़ें टोटल एक्सपेंडिचर, टीई, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक साथ कर दिया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ है, इसको हम कह रहे हैं कुल व्यय। साथ ही साथ देखिए सरकार के बजट में दो तरह की प्राप्तियों की बात की गई है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट। मतलब सरकार को दो तरह से आमदनी मिल रही है, एक राजस्व प्राप्ति के रूप में और एक पूंजी प्राप्ति के रूप में। अगर हम इनको दोनों को मिला दें, मतलब अगर आपसे कोई पूछे टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट की क्या है, टोटल रिसीट्स कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां, तो बहुत ही आसान है। कुल प्राप्तियां सरकार की क्या होगी दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को एक साथ मिला दें, इसका मतलब जो टोटल रिसीट्स होगा वो रेवेन्यू रिसीट्स आरआर प्लस कैपिटल रिसीट्स सीआर को अगर हम मिला दें तो ये होगा कुल प्राप्तियां। अर्थात सरकार को के बजट में हमने यहां पे ये सीखा कि दो तरह के खर्चे की बात की गई है और साथ ही साथ इस बजट में दो तरह की प्राप्तियों की बात की गई है। तो खर्चे क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को मिला के हम टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आपके सामने बजट शब्द आए तो इतनी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, क्या कि बजट डिवाइडेड इन टू पार्ट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में फिर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को जोड़ दें तो ये होगा टोटल रिसीट्स, मतलब सरकार को कुल प्राप्तियां, जो सरकार को एक साल में जो कुल प्राप्ति हो रही है वो होगा टोटल रिसीट्स। इसी तरह सरकार के एक साल में कुल खर्चे को आप दिखाएं, किसी भी तरह का खर्च क्यों ना हो, तो ये जो कुल खर्च होगा सरकार का, ओके, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के जोड़ के बराबर होगा। देखिए इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जरा देखिए, अगर आप इतनी चीजें समझ चुके, इतने क्लासिफिकेशन को आप समझ चुके, तो आप ये बताइए कि आखिर में गवर्नमेंट दो तरह के प्राप्तियों और दो तरह के व्ययों में अंतर क्यों करती है। मैं आपको बताऊं कि मैं अब इसके बाद के लेक्चर में ABCD बजट का एक एक उसके ऊपर लेक्चर लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मैं ABCD सिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ ABCD जो बजट का ABCD है, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको मैं एक लेमन की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आने वाले एपिसोड में, आने वाले क्लासेज में हम ABCD को बहुत ही विस्तार के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट को दो तरह से प्राप्तियां मिल रही हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी कैपिटल रिसीट्स, तो आखिर में ये दोनों प्राप्तियों में अलगाव क्यों है।
गवर्नमेंट एक साथ इसको क्यों नहीं लेके आती है? गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इसे क्यों रख रही है? इसी तरह अगर सरकार के बजट में दो तरह के खर्चे की बात की गई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों खर्चों में अलगाव क्यों है? इसलिए ऐसा है क्योंकि सरकार की इस प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट्स और इस प्राप्ति कैपिटल रिसीट्स में बेसिकली इसका जो नेचर है, इसका कंपोजिशन है और जो इसके कंपोनेंट है उसमें अलगाव है, उसमें अंतर है। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट्स का क्या नेचर है, क्या कंपोजिशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह कैपिटल रिसीट्स में क्या नेचर है, क्या इसकी कंपोजिशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह आप देखिए बजट में दो तरह के व्ययों में भी सरकार अंतर कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर यहां पे हमको यह भी सीखना चाहिए कि आखिर में इस तरह के जो व्ययों में अंतर किया जा रहा है उस अंतर का कारण क्या है। इसका कारण यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर में, कंपोजिशन में और कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर है। इसी अंतर के कारण इसको अलग अलग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो हम सीधे सरकार की खर्चे की बात करते, सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते और टोटल रिसीट्स की। लेकिन दो तरह के इन रिसीट्स और दो तरह के एक्सपेंडिचर के नेचर, कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक में चूंकि अलगाव है, चूंकि अंतर है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से यहां दिखाया जाता है। तो लेमन भाषा में सिर्फ समझाने के उद्देश्य से आइए हम एबीसीडी के बारे में थोड़ा सा यहां बताएं। बाकी के क्लासेज में मैं एबीसीडी के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर लूंगा। अगर आप बजट का एबीसीडी सीख जाएंगे तो बजट का सब कुछ आप सीख लेंगे। लेकिन अगर बजट का एबीसीडी आपको क्लियर नहीं है दोस्त, तो आप नहीं सीख पाएंगे पूरी की पूरी बजट डेफिसिट और पूरी की पूरी बजटरी फंक्शन। तो आइए पूरे मनोयोग से, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ बजट के एबीसीडी के लेमन भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसको समझाने के लिए सबसे पहले इसे मैं इंडिविजुअल लेवल पे समझाऊंगा, फिर इसको मैं मैक्रो लेवल पे समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे मैं प्रमोद को ले रहा हूं, जो मेरे मित्र हैं। प्रमोद के लिए मैं बताऊंगा बजट का एबीसीडी, उसके बाद इसे मैं मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मान लीजिए प्रमोद जी हैं, जो मैंने पिछले बार आपको बताया था, वो एसबीआई में बैंक मैनेजर है। एसबीआई में बैंक मैनेजर है, ये एजम्पशन हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में ली थी पब्लिक फाइनेंस के। प्रमोद जी है, बैंक मैनेजर है, और मैंने बताया कि जो प्रमोद जी की सैलरी है, प्रमोद जी की सैलरी है वो जो है 50,000 है, 50,000 रुपए है। अब देखिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आइए पहले मैं रेवेन्यू रिसीट्स सिखाता हूं, फिर गवर्नमेंट को आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। देखिए पहले प्रमोद जी से समझते हैं। प्रमोद जी की वो प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट्स होगी कि जो प्रमोद जी को मिलती है लेकिन प्रमोद उसको वापस नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी रिसीट्स जो प्रमोद को मिलती है लेकिन प्रमोद के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है, वो जो रिसीट्स होगा वो रिसीट्स होगा रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब ऐसी रिसीट्स, ऐसा पाना कि जिससे पाने वाले को किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट ना हो। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लायबिलिटी का मतलब है कि उसे वापस ना करना पड़े, ना तो उसका प्रिंसिपल वापस करना पड़े, मूलधन वापस करना पड़े, ना ही उसका इंटरेस्ट वापस करना पड़े, और साथ ही साथ जो प्राप्त करने वाला है वो किसी तरह की संपत्ति को अपना सेल भी ना करे। मतलब बिना संपत्ति को सेल किए हुए, खूब ध्यान से समझिए, बिना संपत्ति को सेल करते हुए जो भी प्राप्ति प्रमोद को हो रही है और उसे वापस नहीं करना है, किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करना है, वो होगी रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जांपल आइए मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने कहा यहां प्रमोद की सैलरी है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए क्या प्रमोद एसबीआई में वापस करेंगे? क्या नहीं वापस करेंगे। जिस तरीके से चाहेंगे वैसे खर्च करेंगे। इसमें कहां खर्च करना है, किस मत के ऊपर खर्च करना है, इसका नेचर क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे प्रमोद। ये नहीं है कि एसबीआई इनके ऊपर पहले ही बताए कि प्री यूज आप क्या करिएगा, आप इसे मैकडी में यूज नहीं कर सकते हैं, आप इसे किसी को डोनेट नहीं कर सकते, ये नहीं, ये डिसाइड करेंगे प्रमोद। तो 50,000 रुपए सैलरी इनकी क्या हो गई? रेवेन्यू रिसीट्स। इसी तरीके से देखिए अगर प्रमोद ने अपने घर को किराए पे दिया है और 10,000 रुपए उनको किराया आ रहा है तो ये भी रेवेन्यू रिसीट्स होगी, क्योंकि ये भी जैसे चाहे वैसे खर्च करेंगे और किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी, इनको वापस नहीं करना है। इसी तरीके से देखिए अगर कोई प्रमोद को उनको गिफ्ट कोई दे दे, कोई गिफ्ट दे दे 10,000 रुपए, तो गिफ्ट दिया हुआ भी वापस नहीं करेंगे, वो इनका होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि प्रमोद जी ने एक जेसीबी खरीद लिया और जेसीबी चलवाए और वो कमा के उनको 50,000 रुपए महीने दे दे, तो ये भी 50,000 जो है ये वापस नहीं करने वाले हैं। तो देखिए सिर्फ सैलरी ही रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं आती प्रमोद जी की। प्रमोद जी की सैलरी के अतिरिक्त कुछ अन्य भी मदें हैं जो इनकी खुद की है,
जिसे वापस नहीं करेंगे, ये इनकी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। जैसे मैंने उदाहरण में बता दिया, इनकी सैलरी होगी, जेसीबी से कमाया हुआ पैसा हो गया, बैंक में इन्होंने एफडी किया उससे प्राप्त हुआ इंटरेस्ट हो गया, इसी तरीके से उनको किसी ने गिफ्ट कर दिया, इसी तरह उन्होंने अपने घर को रेंट पे उठाया। ये तमाम तरह की रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स है जो प्रमोद जी के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है और ना ही ये अपने एसेट्स को सेल कर रहे हैं। दोस्तों यही चीज गवर्नमेंट पे आप सोचिए, गवर्नमेंट की वो रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स है जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता है, गवर्नमेंट को संपत्ति को बेचना नहीं पड़ता है। ये क्या हो सकती है? ये हो सकती है गवर्नमेंट की टैक्स, जितने भी तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट उसे वापस नहीं करती है, वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। टैक्स के अतिरिक्त गवर्नमेंट को अगर रेलवे से फायदा हो जाए, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, व्हील से फायदा हो जाए, तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स है क्योंकि उसे वापस नहीं करनी है। इसी तरह से आप देखिए, गवर्नमेंट को इसके अतिरिक्त अगर बैंक ने अगर देश के अन्य देशों में लोन दिया गया और उस पर ब्याज मिल रहा है या फिर किसी अन्य देश ने गिफ्ट दे दी, तो ये तमाम तरह की चीजें जो कर के अतिरिक्त भी हैं वो भी सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स होती है। इसका मतलब सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स में सिर्फ कर नहीं आते हैं, सिर्फ टैक्स नहीं आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अतिरिक्त तो वो चीजें भी आती हैं जो गवर्नमेंट की सैलरी है, इनकम है, जिसे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होता है, गवर्नमेंट इसे वापस नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों आपने सीखा प्रमोद के लिए रेवेन्यू रिसीट्स क्या है और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। आइए अब हम कैपिटल रिसीट्स देखते हैं, प्रमोद के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए। अब प्रमोद के लिए कैपिटल रिसीट्स क्या होगी? प्रमोद के लिए कैपिटल रिसीट्स वो होगी कि जो प्रमोद की लायबिलिटी को बढ़ा दे या फिर उनको एसेट्स को बेचने से इनको मिले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल रिसीट्स वो होगी प्रमोद की जो उनकी संपत्ति को सेल करने से मिले या उनकी लायबिलिटी को बढ़ा दे। क्या होगा? उदाहरण, अगर मान लीजिए प्रमोद को घर लेना है और वो 25 लाख रुपए लोन ले लिए, तो बैंक को मूलधन भी वापस करना पड़ेगा और ब्याज भी वापस करना पड़ेगा। या इसी तरीके से अगर प्रमोद को घर बनाना है, घर खरीदना है, तो लोन के अतिरिक्त अगर वो अपना बलिया वाला जमीन बेच दे और बलिया वाला जमीन बेच के यहां पे लखनऊ में घर ले, इलाहाबाद में घर ले, दिल्ली में घर ले, तो ये देखिए यहां पे वो भी कैपिटल रिसीट्स है। मतलब रेवेन्यू रिसीट से अलग नेचर वाला कैपिटल रिसीट्स है। इसमें एक तरीके से तो उनके ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जा रही है, उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जा रही है, लायबिलिटी जनरेट हो जा रही है, और दूसरा क्या हो रहा है? असेट्स रिडक्शन, उनके संपत्ति को बेची जा रही है, असेट्स में कमी आ रही है। तो दो चीजें देखिए यहां पे हो रहा है, एक तो हो रहा है लायबिलिटी, एक तो हो रहा है लायबिलिटी बढ़ जा रही है, उनकी जो है उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जा रही है, उनको वापस करना पड़ रहा है, उनको वापस करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और साथ ही साथ या तो अपने संपत्ति को बेचने से पैसा मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों यहां पे मैं बताऊं, गवर्नमेंट के लिए प्रमोद जी की तरह सोचिए कैपिटल रिसीट्स क्या होगी। गवर्नमेंट को ढेर सारे काम करना है, वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट की हमेशा आप देखेंगे खर्चे ज्यादा होंगे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेती है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर इंटरनल लोन देती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी होती है कि उसको वापस करना है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट को वापस करना है। इसी तरह आप देखते हैं कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कुछ हिस्से को, ओएनजीसी के, एनटीपीसी के, रेलवे के, एलआईसी के कुछ हिस्से को सेल करके वो पैसा उठाती है। तो ये पैसा टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के लायबिलिटी को इनहांस करेगा, इसलिए कैपिटल रिसीट्स होगा। सरकार को मिल तो रहा है लेकिन सरकार के लायबिलिटी में वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ आप देखिए या तो सरकार के संपत्ति में कमी आ रही है। तो ये आप दो रिसीट्स में अंतर देख लीजिए कि इसके नेचर में, कंपोजिशन में और विशेषताओं में क्या अंतर है। इसी तरह दो तरह के खर्चे भी हैं। प्रमोद का एक तरह का खर्च है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रमोद का ऐसा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कंजम्पटिव, रनिंग और रिकरिंग टाइप का है, जो हमेशा होता रहता है, लेकिन इससे कोई बड़ा काम नहीं होता, इससे कोई कैपिटल जनरेट नहीं होता है। ये सिर्फ इनको घर को, परिवार को चलाने के लिए होता है। जैसे हमेशा आपको प्रत्येक दिन दूध लाना होता है, हर महीने बिजली का बिल देना होता है, हमेशा काम वाली को पेमेंट करना होता है, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, इसी तरह कपड़े जूते खरीदते हैं। ये तमाम ऐसे खर्च हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं। सब्जी लाए, फिर सब्जी ला रहे, इसमें कोई सी तरह का प्रमोद संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं, कहीं पे जमीन नहीं खरीद रहे हैं, कहीं पे प्लाट नहीं खरीद रहे हैं, जेसीबी मशीन नहीं खरीद रहे हैं। वो खर्च जो प्रमोद को घर को चलाने के लिए चाहिए और जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो। अब ऐसा प्रमोद नहीं कर सकते हैं कि आज मैं दूध लाया हूं, कल से मैं दूध नहीं लाऊंगा। अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर देखिए घर में बवाल हो जाएगा। अब की बोल देंगे बिजली का बिल जमा किया, अगले बार से मैं नहीं जमा, ये नहीं चलेगा। करेंट है, कंजम्पटिव है, खा पी के खत्म करेंगे। रिकरिंग है, हमेशा आपके ऊपर होगा। शॉर्ट रन का होगा, हमेशा शॉर्ट रन में आपको फिर वही करना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह का कैपिटल जनरेट नहीं करेंगे आप। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे गवर्नमेंट इकोनॉमी चलाती है। जैसे प्रमोद अपना घर चलाते हैं, वैसे गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी चलाती है। इकोनॉमी चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? इकोनॉमी चलाने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो लोन लिए हैं उसको आप ब्याज देते हैं, साथ ही साथ जो है पेंशन देते हैं, सैलरी देते हैं, डिफेंस के ऊपर आप खर्च करते हैं, सब्सिडी आप देते हैं। ये तमाम ऐसे खर्च है, मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करते हैं जिससे गवर्नमेंट इकोनॉमी चलाती है। लोगों को सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, कोरोना के लिए देखिए जांच करा रही है, ऐसे सब्सिडी दे रही है, विडो पेंशन दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तमाम ऐसे चीजें और मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर रही है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे गवर्नमेंट कहीं मल्टीपर्पज डैम नहीं बनवा रही है, कहीं यूनिवर्सिटीज नहीं बना रही है, कहीं ओएनजीसी एनटीपीसी सेल वेल नहीं बना रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसमें किसी तरह का कैपिटल तो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलग नेचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पूंजी व्यय ऐसे खर्च होते हैं जो लाल नेचर के होते हैं और जो इकोनॉमी में कैपिटल जनरेट करते हैं। प्रमोद के लिए क्या हुआ? एक प्रमोद ने 10 साल में एक घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, एक बिल्डिंग बनवा लिया, एक जेसीबी मशीन बना लिया। देखिए, ये करंट कंजम्पटिव रिकरिंग नहीं है, इसको खा पी के खत्म नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि रोज जाएंगे और रोज जो है एक जेसीबी खरीद के लेके चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो रोज जाए और हर तीसरे दिन जाके एक फ्लैट खरीद, ऐसा नहीं होगा। ये एक बार होगा, लॉन्ग रन में होगा, लेकिन प्रोडक्टिव खर्च होगा। इससे आपकी इनकम जनरेशन पावर बढ़ती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रमोद की इनकम जनरेशन पावर नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर एक जेसीबी खरीदेंगे तो उनको पैसा कमा के देगा। तो इससे कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, वो प्रोडक्टिव होते हैं, इनकम जनरेशन पावर बढ़ती है। दोस्तों, इसी तरह गवर्नमेंट के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है ना, पूंजीगत में है, जब गवर्नमेंट इसे करती है तो वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है इकोनॉमी की। गवर्नमेंट क्या करती है? यूनिवर्सिटीज बनवाती है, रिसर्च सेंटर बनवाती है, नेशनल हाईवे बनवाती है, एक्सप्रेस वे बनवाती है, मल्टीपर्पज डैम बनवाती है, आपके लिए हॉस्पिटल्स खोलती है, आपके लिए यूनिवर्सिटीज बनाती है, कॉलेजेस डेवलप करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े सेंटर डेवलप करती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सेंटर डेवलप कर रही है। ये तमाम ऐसी चीजें, भाखड़ा नंगल डैम बना रही है, सरदार सरोवर डैम बना, ये तमाम ऐसी चीजें जो इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहांस कर दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये रोज रोज नहीं होगा, लॉन्ग रन के लिए नहीं होगा, लेकिन इससे इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, आपको क्या लगता है इकोनॉमी में कौन सा खर्च ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? टेक्निकली अगर आप सुने होंगे मेरे लेक्चर को अभी, तो आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट सड़कें बनवाए, एक्सप्रेसवे बनवाए, मल्टीपर्पज डैम बनवाए, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पापा भी यही सोचते हैं कि हमारा जो घरेलू खर्च है वो कम हो और हम जो है प्रोडक्टिव वाले खर्च ज्यादा करें, लेकिन पापा जो है सफल नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली पापा को ज्यादा खर्च करना पड़ता है रेवेन्यू वाला ही। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी है, गवर्नमेंट सोचती तो है कि हम खर्च करें कैपिटल वाले, लेकिन भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, लोग इतने गरीब हैं, डिप्रिव्ड हैं, गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट की धारणा को लेकर चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट चाहते हुए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है। आज के डेट में भी अगर आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे उठा के, तो लगभग 80% गवर्नमेंट का जो खर्च है वो रेवेन्यू पे और सिर्फ 20% ही कैपिटल पे कर पाती है। इसी तरह जैसे हम अपने घर में भी, पापा चाहते कितना भी हो, लेकिन अधिकतम खर्च हमारे रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मैंने यहां पे बजट के एबीसीडी के में एक लेमैन की भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि दोनों तरह के रिसीट्स और दोनों तरह के एक्सपेंडिचर के नेचर, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है। एबीसीडी को बहुत विस्तार से समझेंगे, पूरे सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को सीख सकें। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए, दिग्विजय इकोनॉमिका से सीखिए, अपने मनोबल को बढ़ाइए। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। आप जिस महान लक्ष्य के लिए बने हैं, आप वहां जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। सिर्फ चलना है, दौड़िए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहिए, उस महान लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।